प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास भिलाई छत्तीसगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जन्म होता है जातक का चैत्र माह में, और ऐसे लोग जो चैत्र माह में जन्मे होते हैं उनके अंदर एक अलग तरीके की महत्वाकांक्षा होती है आगे बढ़ने की। स्वाभिमान भी कूट कूट करके भरा होता है। ये किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करना चाहते हैं और श्रुति संपन्न मतलब वेदोक्त आचरण करने वाले, धर्मशास्त्रों में विश्वास करने वाले, बहुत ज़्यादा उलूल जुलूल चीज़ों में फंसने और उलझने वाले नहीं होते। उत्तरायण में सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र और बुध, ये सारे के सारे ग्रह बलवान हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की आत्मीयता, व्यक्ति की बोधक क्षमता, उसके निर्णय लेने की स्थिति, मजबूत इच्छा शक्ति, परोपकार, दया, उदारता, मर्मज्ञता, ये सब चीजें बन जाती हैं। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, और खास करके जब जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र बहुत ही इनकी कुंडली में निर्णायक स्थिति में बैठ रहे हैं, शुक्र उच्च के मंगल लग्न में, तो ऐसी स्थिति में कि जब जन्म कुंडली में जन्म हो रहा है गुरुवार को वसंत ऋतु, और मंगल और शुक्र अतिरिक्त स्थिति में बलवान होकर के बैठ रहे हों कुंडली में, या धन भाव से या अष्टम भाव से, जब कभी भी जन्म कुंडली में शुक्र का संबंध बन जाए और मंगल बलवान होकर के कुंडली में बैठे हों, जैसे कि लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति कामोत्तेजक भावनाओं से युक्त भी होता है, या ये कह सकते हैं कि रति क्रिया का माहिर भी होता है। गुरुवार को जन्मे होने से, और इस कुंडली के लिए गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी हैं, और बैठे कहाँ हैं? जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में। और ये व्यक्ति के जीवन में वर्ण के आधार पर ब्राह्मणों के जैसा गुण देने वाला बना रहे हैं, यानी कि गुरु एकादशवें भाव के स्वामी होकर के जो सप्तम स्थान में बैठ करके लग्न को देखेंगे, तो एक तरफ जहाँ जातक को महत्वाकांक्षी बनाएंगे, वहीं उसके समझने और सोचने की क्षमता भी वृद्धि में जाएगी। वार के अधिपति अगर लाभेश बन करके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बैठे हैं, लाभ लग्न और तृतीय भाव पे उनकी दृष्टि है, जहां व्यक्ति को सूर्य और गुरु का संबंध व्यक्ति को चरित्रमान, गुरु और मंगल का संबंध व्यक्ति को समझदार, गुरु और राहु का संबंध व्यक्ति को निगेटिव सेंस में ले जाने वाला, या अपनी दशा काल में कई बार रोक देने वाला है ना, जैसे पथरी हो जाए। ये अष्टम भाव के चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के कारण भी ये होता है। चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में कन्या राशि में बैठे हैं, तो चित्रा नक्षत्र में बैठे होने से व्यक्ति को पथरी हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, मूत्र नली में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार बुढ़ापे में पेशाब रुक जाना, पाइल्स हो जाए, इस तरीके की समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं। तो शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं, और ये व्यक्ति के जीवन को संपूर्णतया मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, और सामान्यतया ये जातक को धनवान, सुखी, मतिमान और श्रेष्ठ आचरण करने वाला तो बना ही देते हैं। इतना ही नहीं, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के चंद्रमा व्यक्ति को सदैव धनवान बनाते हैं, और वो धनी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसके पास व्यय ज़्यादा होता है, इस वजह से कई बार वो ऋण वगैरह में जाता है, या आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली स्थिति होती, पर फिर भी उसके पास धन सदैव रहेगा ताकि वो उसका काम चलता रहे। चित्रा नक्षत्र, विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए प्रत्येक दिन। असगंध के वृक्ष की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ गाय दान करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, घी का हवन करना चाहिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, अपने घर की सफाई, रंग रोगन, ये सब स्वतः अपने मन से खुद से ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने घर के साफ सफाई में झाड़ू पोछा, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे के सफाई की जिम्मेदारी आप खुद से लगाइए। जो कमरा आपका है उस कमरे को कितना सजा करके रखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और जितना ज़्यादा उसे सजा करके रखेंगे उतना ही बढ़िया फल मिलेगा। चित्रा नक्षत्र, ओम विश्वकर्मणे नमः मैंने कहा। इसके साथ साथ ब्राह्मण को पूर्णिमा के दिन दान, पुण्य, पूजा पाठ, और चित्रा नक्षत्र में तो दान और भी ज़्यादा करना चाहिए। वजन के बराबर लोहा, स्टील, फल और अनाज दान करना चाहिए। हर्षण योग हर्षित रखेगा। वैश्यवर्ण और राक्षस गण, यहाँ पे व्यक्ति को राजसिक प्रभावों की और तामसिक प्रभावों की अधिकता या बढ़ोतरी देखे जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ है, वैश्यवर्ण के होने के कारण राजसिक गुणों से, और राजसिक गुणों के कारण व्यक्ति में रजस तत्व की प्रधानता होगी। उसके गुणों में प्रायः सुख भोगना,
आलस्य भी करना, प्रमाद भी करना, कई बार आगे बढ़ना, तीव्र उत्कंठा रख लेना या आराम करना, खूब धन कमाना, खूब धनवान होना, खूब परिचय अपना बनाना, भगवान को सजा करके रखना, अपने आप को सजा करके रखना, परोपकार भी कर रहा है पर फिर भी कई बार अपनी जेब में भरना भी चाहता है। मतलब पहले अपनी जेब भरे, उसके बाद जो बचे उसमें दान करे। इसको थोड़ा उलट देना चाहिए। इसके साथ राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति में तमस तत्व की प्रधानता हो जाएगी। तो इसका अर्थ होगा खाओ पियो मारो झपटो छीनो। ये भी एक तरीके से कई बार व्यक्ति के जीवन के सिद्धांत में ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ व्यक्ति मजबूत तो होता है पर कई बार दूसरों पे आरोपित भी करता है, अपने मन की बात दूसरों को बताता है और उसको चाहता है कि वो उसके ही जैसे सारी दुनिया की सोच हो जाए, विचार हो जाए। ऐसा भी कई बार होता है। तो ये राक्षस गण के कारण होता है। जो व्यक्ति के अंदर भव्यता है, जो व्यक्ति के अंदर जो एक आलस्य है, जो गंदगी है, जो विचारों में वैमनस्व है, वो राक्षस गण के कारण है। आपकी कुंडली की पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि आपके चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के पूर्णेंदु बना रहे हैं, जो आपके हृदय को कई बार अच्छा भी रख रहे हैं और आपको इमोशनल भी बना रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, एनर्जेटिक बना रहे हैं। लग्न में दशम स्थान के अधिपति बैठ जाएंगे तो लक्ष्मी संपन्न योग बन जाएगा, जिसमें जन्मा जातक हमेशा ही काम के पीछे भागने वाला और धन इकट्ठा करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, शुद्ध आचरण करने के लिए तत्पर रहने वाला, मतलब ब्राह्मणों का अनादर न हो, गुरुजनों का असम्मान न हो, ऐसा आचरण रखने वाला। शुक्र उच्च के एक बात और भी है, द्वितीय भाव के अधिपति जब सप्तम स्थान में बैठ जाएं तो ये व्यक्ति को अपना स्वतंत्र व्यापार भी करवाते हैं। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब शुक्र और बुध जैसे दो शुभग्रह बैठ जाएं, जहाँ बुध का नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से शुक्रदेव कर रहे हैं और वहाँ पे शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कोई खराब नहीं है। बुध वहाँ शनि से दृष्ट है पर शुक्र और शनि का संबंध ज्यादा लाभ होगा इस कुंडली के लिए, चूंकि लग्नेश होकर के और भाग्य भाव के स्वामी को देख रहे हैं, जबकि बुध इस कुंडली के लिए सामान्यतया योग कारक ग्रह हो जाते हैं। अष्टम भाव के स्वामी हैं, द्वितीय में बैठे हैं और शनि से दृष्ट हैं, साथ ही साथ राहु से केंद्र में भी हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी जब राहु से केंद्र में होगा तो आयु के ऊपर और कई बार व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर परेशानियां भी करेगा अपनी दशा काल में। क्यों ऐसा? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचमेश होने के साथ साथ वो अष्टम भाव का स्वामी है। मूल त्रिकोण राशि उसकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में फंस रही है और अष्टमेश जब जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति के धन की हानि भी कराते हैं या व्यक्ति धन के लिए प्रायः लालची बना रहता है। लेकिन जब शुक्र देव देखेंगे तो शुक्र चतुर्थ और नवम के अधिपति इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और शुक्र उच्च के होकर के बैठेंगे तो इनका प्रतिफल बढ़ जाएगा और सामान्यतया इनका बल किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि लग्न के अधिपति पे भाग्य भाव के अधिपति या लग्न के अधिपति भाग्य भाव के स्वामी को देख रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन को भाग्य से युक्त रखेंगे, धर्म से युक्त रखेंगे। शुक्र धन भाव में वैसे भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं धन के मामले में। तो कहने का ये पूरा सामरिक रूप से बात कहें तो यहाँ पे बुध और शुक्र में से शुक्र ज्यादा एक्टिव होंगे और पराक्रम का वो बल भी बढ़ाएंगे, क्योंकि सिद्धांत यही कहता है कि शुक्र जिस राशि में बैठेंगे उसके ठीक अगले भाव की वृद्धि करेंगे, तो यहाँ व्यक्ति को पराक्रमी भी बनाएंगे। वैसे भी तृतीय भाव में उच्च के सूर्य और गुरु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के पराक्रम में सामरिक एक माहौल बनता है, एक सामंजस्य बनता है, बड़ा अच्छा नेचर हो जाता है। तत्व के मामले में, दर्शन के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में, दृष्टिकोण के मामले में, चरित्र के मामले में, ज्ञान के मामले में, समरसता के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, धर्म पालन के मामले में, बड़े छोटों के साथ उनके संसर्ग और संपर्क के मामले में, बांध करके लेकर चलने के मामले में ये गुरु और सूर्य की स्थिति बड़ी ही अच्छी मानी जाएगी। लाभ का अधिपति अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति को देखेगा तो व्यक्ति के दाम्पत्य में आने के बाद भी उसके लाभ के योग बन जाएंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ है कि कुंडली में ग्रह तीसरे भाव में सूर्य बड़ा अच्छा, सप्तम भाव में गुरु बहुत अच्छे स्थिति में, लग्न में मंगल बैठे हैं, ये भी कम से कम अच्छे ही हैं। पर अब मैं आपको यहीं पे रोक करके इस कुंडली के योग कारक, राजयोग कारक और मारक पापक ग्रहों के बारे में अगर परिभाषा बता दूं। कुंभ लग्न की कुंडली के लिए अगर शनि अपनी राशि में नहीं बैठे होते तो ये और भी ज्यादा दूषित हो जाते, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होने के कारण उनको 12वें भाव के स्वामी होने का दोष भी लगता है। लेकिन 12वें भाव में शनि हर्षित बली होते हैं तो उतने वो कष्ट देंगे नहीं। लेकिन फिर भी व्यक्ति के जन्म कुंडली के उस भाव के 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, इस भाव के ठीक पीछे राहु और अगले भाव में मंगल बैठे हैं और कोई भी ग्रह वहां वक्री नहीं है, तो कोई पापकृत्री की स्थिति तो नहीं बनेगी, पर फिर भी 12वें भाव का परिणाम राहु जरूर कमजोर करेंगे। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार उलझने बनी रहती हैं। व्यवसाय, आमदनी, व्यय, एक्सपेंस, उसके जो
मतलब जो जो जितने काम होने चाहिए समय पे उसमें थोड़ी सी कमजोरी होती है, लाभ में कमजोरी होती है और व्यक्ति के एक्स्ट्रा जो बैगेज वाली स्थिति होती है वो बनी रहती है, मतलब एक्स्ट्रा उसको लेकर के चलना पड़ता है। तो ये जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति रही, फिर भी व्यक्ति को समाज से लाभ मिलता ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति अपनी दशा काल में कई बार जातक के जीवन को मारक भूमिका में लेके जाते हैं या मारकेश की भूमिका में चले जाते हैं। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के राहु से दृष्ट हैं, है ना। इस वजह से देवगुरु बृहस्पति की दशा जातक के जीवन के व्यापार को, दिनचर्या को, पैतृक संपत्ति को, कुटुंब को, पिता को, परिवार को कष्ट देने वाली और कई बार उनको नुकसान पहुंचाने वाली और जातक के भी स्वास्थ्य में परेशानी करने वाली, और खास करके जब चंद्रमा की महादशा या चंद्रमा की अंतरदशा में गुरु का प्रत्यंतर आ जाए या गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आ जाए तो ये और भी ज्यादा कष्ट देने वाली दशा हो जाती है। उसी गुरु की महादशा में जब शनि का अंतर आ जाए तो भी ये कई बार कष्ट देने वाली दशा हो जाती है ना। तो इस दशा में हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे प्रथम मारक के रूप में प्रधानतया जो मारक ग्रह होगा वो देवगुरु बृहस्पति होंगे। दूसरे मारक ग्रह के रूप में इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होकर के सूर्य देव बनेंगे, पर वस्तुतः सूर्य मारक होते नहीं है, इस वजह से यहाँ ये मारक से अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, मतलब मारक प्रभावों से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं और जन्म कुंडली में यहाँ पे मारक ग्रह पहले ही इनके भाव को बिगाड़ रहा है। तो अब क्या होगा कि जब कभी भी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर आएगा या सूर्य की महादशा में शनि का अंतर आएगा तो व्यक्ति के परिणाम मन मुताबिक नहीं मिलेंगे, या कई बार वहां पे दाम्पत्य में, पत्नी में, विवाह में ऑपरेशन में जाना पड़ता है, या कई बार कष्ट होता है विवाह में, दाम्पत्य में, उसके बाद कई बार हड्डी टूटे, परेशानी हो, ऑपरेशन करना पड़े, या कई बार रक्त से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या, किसी भी तरीके से मूत्र नली कमजोर हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए। तो इस तरीके की जो समस्या है वो सूर्य की दशा, राहु की दशा, सूर्य में शनि का अंतर, ये होगा। पर सूर्य में जब गुरु आएंगे तो थोड़ा लाभ मिलने लगेगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा, है ना। सूर्य का संपूर्ण बल मिलेगा, दाम्पत्य का संपूर्ण सुख मिलेगा, क्योंकि शुक्र और बुध द्वितीय भाव में, जहां सप्तम भाव के स्वामी बैठे हैं उच्च के, उस पे गुरु की दृष्टि है सप्तमेश पर, और सप्तम भाव के स्वामी जहां सूर्य बैठे हैं उसके ठीक पीछे दो शुभग्रह बैठे हैं, और इस कारण से व्यक्ति की जन्म कुंडली का सप्तम भाव सुरक्षित हो जाएगा। क्लियर है। तो प्रधान मारक कौन बने? देवगुरु बृहस्पति। दूसरे मारक के रूप में सूर्य बनेंगे जो स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि इस कुंडली में पापी ग्रह के रूप में कौन ग्रह एक्टिव होगा? तो जन्म कुंडली के तीसरे और दशम भाव के स्वामी होकर के मंगल देव, जो जन्म कुंडली में कहां बैठे हैं? लग्न में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के अंदर जो वैमनस्य आएगा, जो जल्दबाजी आएगी, जो प्राप्त करने की इच्छा आएगी, जो उत्कंठा आएगी, जो बहुत ऊपर उठने की जो भाव की स्थिति बनेगी, वो मंगल के कारण बनेगी, क्योंकि व्यक्ति से जो पाप होगा वो मंगल की दशा में होगा। गलत निर्णय, गरीबों को सताना, अपने मन का, बुद्धि का गलत इस्तेमाल करना, पद प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल करना, घमंड में हो जाना, इगोइस्ट नेचर पाल लेना, गलत निर्णय देना, गलत निर्णय सुनाना, किसी की सुनना नहीं, जिद होना, ऐसी जो स्थितियां होंगी स्वभावगत वो मंगल के कारण होंगी। क्योंकि इस कुंडली के लिए परम पापी ग्रह के रूप में जो ग्रह उभर के आ रहा है वो मंगल ही बन रहे, तीसरे भाव के स्वामी और दशम स्थान के स्वामी लग्नेश के शत्रु होने के कारण इस कुंडली में मंगल देव परम पापी ग्रह के रूप में बनेंगे। तो व्यक्ति के प्रवृत्ति में ही मंगल समाएंगे, तो मेहनती भी बनाएंगे और व्यक्ति में एग्रेशन भी देंगे। तो जो महत्वाकांक्षा है, जो अभिमान आएगा, जो ईगो आएगा, वो मंगल की दशा में बढ़ जाएगा। लेकिन इससे नुकसान कब होगा? मंगल की दशा में शनि आ जाए, है ना, मंगल की दशा में शुक्र आ जाए, मंगल की दशा में बुध आ जाए, मंगल की दशा में केतु आ जाए। तो ये जो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर में ये ग्रह एक्टिव होंगे तो जातक के जीवन में गलत निर्णय करवाएंगे, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति देंगे और उसको व्यापार में या कारोबार में या किसी भी तरीके से नुकसान करने का कारण बनेंगे। इसके साथ साथ ये तो मैंने बात की मंगल और गुरु। तो प्रधान पापी ग्रह के रूप में मंगल, प्रधान मारक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति। अब बात करते हैं कि योग कारक ग्रह कौन बनेगा। तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश के मित्र होते हैं पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बुध देव, लेकिन उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में फंस रही है और लग्नेश के मित्र होते हैं, लग्नेश से दृष्ट भी हैं। इस वजह से इस कुंडली में योग कारक ग्रह के रूप में बुध देव भी बनेंगे, पर फिर भी अष्टम भाव के स्वामी हैं
और शनि से दृष्ट हैं, राहु से केंद्र में हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर के नीचाभिलाषी या नीच के होकर के बैठेंगे, तो अपनी दशा काल में ये जातक के जीवन में धन से संबंधित गलत निर्णय करवाएंगे और धन के पीछे व्यक्ति को भागने के लिए विवश करेंगे। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपनी वाणी और बुद्धि का गलत इस्तेमाल भी करते हुए देखा जाएगा, या उसके धन की हानि हो जाए, या कई बार वात पित्त कफ गड़बड़ हो जाए, या कई बार व्यक्ति के इंटेलिजेंस में ऐसे लगे कि जैसे कोई रोक रहा है। तो इस तरीके की जो समस्या आएगी वो अष्टम भाव के स्वामी के दूसरे भाव में बैठने के कारण भी होगी। इसका एक और भी नेगेटिव परिणाम मिलेगा कि जातक के कुटुंब बुध की दशा में नुकसान में जाने लगेंगे, या कुटुंब से मतभेद होने लगे, कुटुंब से बने नहीं, वैमनस्व का भाव आने लगे, बचकानी हरकतें करें, गलत चीज़ों में व्यक्ति का ध्यान जाने लगता है, मित्रों से नुकसान होने लगता है, गलत पार्टनरशिप मिल जाता है, व्यापार में मन नहीं लगता। तो इस तरीके की जो स्थितियां होती हैं वो बुध की दशा में होंगी। पर फिर भी बुध कम से कम व्यक्ति को धनी, कम से कम थोड़ा धन को बचाने की कोशिश करने वाला, अच्छी वाणी सामने से प्रकट करके, वो वाणी किसी को तीखा नहीं बोलेगा, पर अंदर में हो सकता है कि उसकी राजनीति चल रही हो। तो ये जो दोहरापन चलता है वो बुध के कारण चलता है। ये अगर कभी भी हो सकता है, अगर अभी तक दिखाई नहीं दिया हो तो हो सकता है कि बुध की अंतर्दशा, बुध की महादशा में दिखाई देने लगे। तो ये बुध की बात रही। अब बात करते हैं कि इस कुंडली के लिए और भी मतलब जैसे अच्छे ग्रह के रूप में तो देवगुरु बृहस्पति को मैंने बता दिया कि नहीं है, मंगल को बता दिया कि नहीं है, बुध को बता दिया कि अच्छे हैं। अच्छे होते हैं शुक्र, जो जन्म कुंडली के चतुर्थ और नवम के स्वामी हैं और उच्च के होके बैठे हैं, और कम से कम किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, क्योंकि शुक्र के मित्र तो शनि भी होते हैं और बुध के भी मित्र शनि होते हैं, पर भाव के आधार पर शुक्रदेव दो अच्छे भावों के स्वामी होते हैं, लेकिन बुधदेव एक अच्छे और एक बुरे भाव के स्वामी हो जाते हैं। इस वजह से बुध की दशा में हमें ज्यादा सावधान होना होगा, लेकिन शुक्र की दशा में उतनी जल्दबाजीपन की स्थिति नहीं है। वहां बिल्कुल निश्चिंतता है, वहां धन है, वहां वैमनस्व नहीं है, वहां अनुभव है, वहां ज्ञान है, यहाँ मंत्र है, यहाँ धर्म है। ये जो चीजें हैं वो शुक्र की दशा में जातक को मिल जाएंगी। शास्त्रकार ये लिखते हैं कि नवम भाव का स्वामी जब कभी भी 12वें, दूसरे, तीसरे या 8वें या 6वें चला जाए तो ये भाग्य से संबंधित चिंताएं देने लगता है। इसका अर्थ होगा कि उस समय जब शुक्र की दशा एक्टिव होगी और उस शुक्र की दशा में जब कभी गुरु का अंतर आ जाए, या उस शुक्र की दशा में जब बुध का अंतर आ जाए, या उस शुक्र की दशा में जब सूर्य का अंतर आ जाए, तो व्यक्ति के भाग्य के सहयोग में कमजोरी दिखने लगती है। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य को कोसते वाला या कोसते समय या कोसता हुआ नजर आता है। इसमें यह भी बात होगी कि कई बार व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से नुकसान होने लगे, या कई बार उसका लाभ उठाना चाहे तो वहां पे उसको विलंब का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। एक बात और भी याद रखें, मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली के दशम स्थान के अधिपति के ऊपर मंगल हैं, उनके ऊपर जब कभी भी गुरु या शनि का संबंध बन जाए तो व्यक्ति का करियर थोड़ा डिले एक्टिव होता है, या कई बार डिरेल होता है, या कई बार उसको बदलना पड़ता है, या बार बार व्यापार को बदलने का मन हो जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली के दशम स्थान के ऊपर जब गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, जो इस कुंडली के लिए पापी भाव के स्वामी है, एकादशवां भाव पापी भाव होता है और जन्म कुंडली के द्वितीय होकर के मारक बन रहे हैं, तो ये आपके व्यापार को, आपके कारोबार को, आपके करियर को मारने की कोशिश करते हैं या उसमें विलंब लाते हैं। क्यों? उनकी जो गति है वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। तो इस वजह से चूंकि ये मंदगामी ग्रह होते हैं गुरु और शनि, इस कारण से जब कभी भी इनका दशम स्थान से संबंध बन जाता है तो इस कारण से व्यक्ति सबसे ज्यादा शिकायत अपने करियर से करता हुआ नजर आता है। क्लियर है यहां तक? बात करते हैं जन्म कुंडली में कुंभ लग्न का जो नवांश बना है वो मेष का बना है और कन्या राशि का दशमांशा बना है, यानी कि यहाँ के अष्टम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लग्न में ही मंगल केतु का घर्षण है। चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं? तृतीय भाव में, और तृतीय जन्म कुंडली के लग्न में, तृतीय जन्म कुंडली के लग्न में तृतीय भाव के स्वामी जन्म कुंडली के चंद्रमा बुध है। तो दाम्पत्य तो खैर बहुत अच्छा बन रहा है, इसमें तो कोई संशय नहीं है कि विवाह के बाद व्यक्ति का मंगल, यहाँ गुरु, यहाँ जो शनि बैठे हैं, सूर्य का संबंध फिर भी कमजोर नहीं, क्योंकि चंद्रमा और बुध ठीक बैठे हैं। मुझे नवमांश चक्र में कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। दाम्पत्य का सबसे बढ़िया संबंध छठा भाव, सप्तम भाव के स्वामी जन्म कुंडली में नवम में, नवम भाव के स्वामी चतुर्थ में, ये बहुत उत्तम संबंध माना जाता है विवाह के सुख के लिए। पर परेशानी कहाँ आ रही है? यहाँ के अष्टमेश यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, इस वजह से ये गड़बड़ हो रहा है। और इस भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, जहां का अधिपति देखिए शनि नीच का है। इस वजह से कई बार परेशानी होती है और व्यक्ति का भाग्य कमजोर होने लगता है, या जितनी भी मेहनत करे उसमें उसको परेशानी होती है। दूसरा कि शुक्र और सूर्य जब एक सी साथ यहाँ बैठेंगे तो भाग्य में कंफ्यूजन भी या डिले करने लगेंगे। यहाँ पे भाग्य भाव का स्वामी जो है वो छठवें में जा करके भाग्य की चिंताएं दे रहा था,
और यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी भाग्य में बैठ करके सूर्य के साथ घर्षण में जा रहे हैं। हालांकि फिर भी व्यक्ति के जीवन में भाग्य का सुख है, ऐसा नहीं है। जो उसको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। पर दशमांसा कुंडली के लग्न में कौन बैठा? अष्टम भाव का स्वामी। इस वजह से जहां दिमाग लगना चाहिए वहां पे नहीं लगता, या जब काम बनना चाहिए उस समय काम नहीं बनता। तो ये जो परेशानी आ रही है, ये इसी के कारण दशमांसा चक्र में या व्यक्ति के कारोबार में कई बार परेशानी आती है। लग्न में लग्न का मान जो बना है वो 23 अंश का, इसे अवरोह अवस्था का लग्न कहते हैं। और इस अवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार गलत निर्णयों में जाते हुए भी देखा जाता है, या गलत पार्टनरशिप में जाकर के पैसे लगाने का भी प्रभाव देखा जाता है। लग्न बना है पूर्वा भाद्रपद का, जो गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण और मंगल कुंभ राशि शनि की राशि, तो शनि की राशि बन गई। पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र बन गया, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के जो स्वामी देवता हैं वो मंगल देव हैं। अब हिसाब से देखें तो मंगल, शनि और गुरु, इन तीनों में से मंगल और गुरु तो मित्र हो जाते हैं, पर गुरु और शनि मित्र नहीं होते और मंगल और शनि मित्र नहीं होते। इस अवस्था के कारण जब कभी भी शनि की दशा में मंगल का अंतर आएगा तो व्यक्ति के जीवन में कष्ट होने लगेगा। वैसे भी ये दोनों ग्रह द्विद्वादश में बैठे हैं। अब जब कभी भी शनि की दशा में मंगल आए या गुरु की दशा में मंगल आए और मंगल में शनि का अंतर आए, तो वो जातक के लिए काफी टफ टाइम क्रिएट करने वाला हो जाएगा। लेकिन फिर भी इस कुंडली के लिए मंगल और गुरु की दशा लाभ देने वाली बन जाएगी, और व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और उसके आंतरिक सूझबूझ के कारण, उसकी समझदारी के कारण, उसके मजबूती के पक्ष को उजागर करने वाली और श्रेष्ठ बनाने वाली भी होगी। इसका अर्थ होगा कि गुरु की दशा में मंगल या शनि की दशा में मंगल को, अगर हम गुरु और शनि की बात कर लेते हैं तो शनि में मंगल कमजोर जाएंगे जबकि गुरु में मंगल अच्छे जाएंगे। लेकिन उसी गुरु में मंगल में जब शनि का अंतर आएगा, प्रत्यंतर आएगा, तो नुकसान होगा। तो मैंने लग्न की बात की। चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं, जिसका अधिपति बुध उन्हें देख रहा है और अपनी राशि की सुरक्षा करके जातक को लंबी आयु दे रहा है, साथ ही साथ उसके सॉफ्ट नेचर को प्रेजेंट कर रहा है। जबकि चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति मंगल लग्न में बैठ करके चंद्रमा को देख करके, और खास करके इस चंद्रमा के चौथे राहु, इस चंद्रमा के चौथे 10वें केतु और चंद्रमा पे शुक्र, बुध और मंगल के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं जातक के जीवन में 75 से 80% तक सामाजिक सरोकार, सामाजिक सहकारिता, सामाजिक सद्भाव देखें तो ये मिलने को दिखाई दे रहा है। अष्टम भाव में चंद्रमा है, पापक ग्रह नहीं है, 2-2, 3-3 अच्छे ग्रहों का संबंध उनकी कुंडली में बन रहा है, तो कुंडली कमजोर नहीं होगी। चंद्रमा के मामले में ये कुंडली अच्छी जाएगी। दशाओं के मामले में हमें शुक्र और बुध की दशा में थोड़ी बहुत सावधानी शनि की दशा में रखनी होगी। चंद्रमा की दशा में मानसिक भ्रम और कई बार व्यक्ति को सफोकेट होते हुए भी देखा जाता है। अब मैं बात यहां तक तो कर चुका हूं, अब नक्षत्रों की बात करते हैं। तो लग्न कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो अश्विनी नक्षत्र में बैठे हैं, और नवांश कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो वृष राशि में कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। इसका अर्थ होगा कि सूर्य की महादशा में जातक पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा। सूर्य की दशा में उसकी एनर्जी बढ़ेगी और वो धन को समझने की कोशिश भी करेगा। जबकि चंद्रमा कन्या राशि में 29 अंश के चित्रा नक्षत्र में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में वर्गोत्तम हो रहे हैं, चित्रा नक्षत्र में ही जाएंगे। इस वजह से चंद्रमा की दशा व्यक्ति को स्टेबिलिटी देगी, मानसिक शांति देगी, और काफी हद तक चंद्रमा की दशा को वो एक अच्छे परफेक्शन से देख सकता है। उसी के बाद अगर मंगल की बात करता हूं तो मंगल लग्न कुंडली में 21 अंश 37 कला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं। उनके ठीक पीछे शनि उनकी दशा को कमजोर करेंगे, जबकि गुरु और मंगल का प्रभाव कन्विंसिंग कैपेसिटी को बेहतर करेगा। नवांश कुंडली में वही मंगल मेष राशि में बैठ रहे हैं भरणी नक्षत्र के, तो मंगल पत्नी के पीछे खर्च करने वाली दशा बीतेगी। मंगल की दशा में पत्नी के पीछे व्यय होगा। उसी मंगल की दशा में जातक के पराक्रम की वृद्धि भी होगी और उसकी समझदारी बढ़ेगी। मतलब लोगों को, दुश्मनों को, परिस्थितियों को, रिसर्च को समझने में उसका मन लगेगा। बुध जन्म कुंडली में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। ये शनि का नक्षत्र है, शनि से दृष्ट हैं, और शनि से दृष्ट होने के कारण कम से कम बुध को बल भी मिलेगा तकनीक को समझने में। वो बुध 7 अंश 23 कला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और नवांश कुंडली में वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में ही बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि नक्षत्र से वर्गोत्तम होने के कारण आप जहां बुध को नहीं समझ पा रहे हैं वहीं बुध आपको इंटेलिजेंस दे रहे हैं। जहां आपके पास हाजिर जवाबी आती है,
परिस्थिति को समझते हैं, इंटरनल जहाँ पे आपको तत्व का ज्ञान होता है, जहाँ आप सारे सरेंडर हो जाते हैं तब आपकी बुद्धि काम करती है, वो इसी बुध के कारण होती है। और बुध नक्षत्र से वर्गोत्तम होने के कारण जातक के जीवन को बहुत ही बृहद स्तर पे और बहुत छोटे स्तर पे, दोनों ही स्तर पे प्रभावित करेंगे और जातक को धन की समझ देंगे। इतना ही नहीं, वो कुटुंब को कैसे अपने पास रखना है, कुटुंब से कैसे अपना काम निकालना है, मित्रों से कैसे अपना काम निकालना है, इस मामले में जातक को बुध माहिर बनाएंगे। बुध की दशा में फिर भी जातक के जीवन में कम से कम धन, प्रतिष्ठा, व्यापार, और इस कारण से भी कई बार कि बुध नीच के हुए हैं ना, इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में कई बार व्यापार बदलना पड़ता है। मैंने पूर्व में ही कहा था कि बुध इस कुंडली के लिए उतने मजबूत बन नहीं रहे हैं जितने की बनने चाहिए, क्योंकि अष्टमेश हैं, धन में बैठेंगे तो धन से संबंधित चिंता करेंगे और देते ही हैं। तो ये बुध की बात रही। देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में वक्री हैं 11 अंश के, वो डेविएट होकर के व्यक्ति को पेट का रोगी बनाएंगे 6वें भाव की तरफ। इसके साथ साथ मघा नक्षत्र में बैठे हैं और नवमांश कुंडली में वो कर्क राशि में जा रहे हैं, तो गुरु की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, कफ की समस्या हो जाए, पत्नी को कभी कभी बीमारियां हो जाए, इस तरीके की समस्या होती है। लेकिन कुल मिलाकर के गुरु की दशा आपको सपोर्ट करने वाली बनेगी। ये दशा जाते जाते आपको अच्छा भी परिणाम देगी। लेकिन फिर भी चूंकि गुरु में राहु अभी आने बाकी हैं 2027 के जून से लेकर के 29 के नवंबर तक, इस दौरान हमें अपने आप को बहुत सजग और बहुत सावधान भी रखना होगा। टोटल मिलाकर के 2027 के जून के पहले हमें अपने आप को और भी ज़्यादा एस्टैब्लिश करना है और मजबूत बनाना है। जो काम कर रहे हैं उसमें और भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है और उसको समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि आप फिर 2027 के जून से लेकर के 2029 के नवंबर तक आपके पास समय बड़ा कम रहेगा कि आप उस व्यापार को समझ पाएं। फिर आपका लगातार जाने ना लगे, इस वजह से उसमें एक सावधानी की बात भी ध्यान रखनी होगी। तो ये गुरु की बात रही। नवमांश कुंडली में वो पुष्य नक्षत्र के 10 अंश के बैठ रहे हैं, इस वजह से पत्नी के लिए, धर्म के लिए, आंतरिक सूझबूझ के लिए, ज्ञान के लिए, चल अचल संपत्ति के लिए, संतान के लिए, इन सभी मामलों के लिए गुरु की दशा अच्छी जा सकती है। शुक्र जो है वो 18 अंश 6 कला रेवती नक्षत्र बुध के साथ बैठे हैं, मीन राशि में उच्च के हैं। नवमांश कुंडली में वो ग्रह जन्म कुंडली में शत्रु की राशि में जा रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को धर्म देगा क्योंकि वो धर्म भाव में बैठा है और कम से कम वो केतु के कारण, और गुरु उच्च के नहीं होते तो यहाँ पे शुक्रदेव का प्रभाव कमजोर हो जाता। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहता हूँ कि शुक्र आपको अनुभव तो जरूर ही देंगे। धर्म, अनुभव, ज्ञान, कम्युनिकेशन, मंत्र, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और दान पुण्य करना, ये सब, इन सभी चीजों का बल शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर आदि में देखने को मिल जाएगा। शनिदेव लग्न कुंडली में मकर राशि में, नवमांश कुंडली में रोग देते दिख रहे हैं। इस वजह से शनि की दशा में चोट चपेट की घटनाएं, नुकसान, बेवजह के फालतू झगड़े, रिसर्च में मन न लगे, आलस्य बढ़ जाए। और वही शनि नवमांश कुंडली में 0 अंश के बैठ रहे हैं मघा नक्षत्र के सिंह राशि में, इस कारण से कई बार वो मतभेद देते हैं और कई बार व्यक्ति को ऋण में ले जाते हैं और आपको दिलचस्पी आपकी कम हो जाती है। कई बार जीने में, तकलीफों में, शत्रुओं से परेशानी, नौकर चाकर से परेशानी, इस तरीके से शनि की दशा आपको प्रभावित करेगी। और ये पक्की बात है, जितनी भी मैंने बातें कही हैं वो सब सिद्ध होंगी। राहु जो जन्म कुंडली में बन रहे हैं वो धनु राशि में, गुरु से दृष्ट नहीं होते तो और भी ज्यादा खराब हो जाते, पर नवमांश कुंडली के आधार पर वो आपकी कुंडली में आपको बल दे रहे हैं, आपके एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आपकी पत्नी को आपसे ज्यादा बुद्धिमान बना रहे हैं। मतलब राहु की दशा में ये सब चीजें आपको पत्नी से सपोर्ट में मिल जाएंगी। क्लियर है? अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, हम धन और बचा सकते हैं, निर्णय सही ले सकते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हो सकते, पराक्रम और बढ़ाया जा सकता है, छोटे बड़े भाई बहनों से मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में चल अचल संपत्ति, माता का सुख, ये सब बहुत अच्छा है। इस कुंडली का अनुभव, ज्ञान, पढ़ने में मन थोड़ा कम लगे, परिस्थिति के कारण व्यक्ति को कई बार पढ़ाई बीच में रोकनी पड़ती है या कई बार वो पढ़ाई का सतत सही इस्तेमाल उतना नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ नौकरी बहुत अच्छी है, व्यापार इस कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक है। व्यापार, नौकरी की अगर हो जाती स्थिति तो बहुत अच्छी हो जाती। तो अगर हो सके तो अपने सारे व्यापार अपनी पत्नी के नाम पे शिफ्ट करके और उनकी नौकरी आप करते रहिए। इसके साथ साथ इस कुंडली में अगर देख रहा हूं तो मोटा काम जैसे कल पुर्जे मशीन के, खेतीबाड़ी का काम, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, पत्थरों का काम, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम और सर्जन हो जाना, वकील या न्यायालय के आसपास कोई दुकान खोल लेना जहाँ पे कोर्ट केस होता हो, कोर्ट न्यायालय बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर हो सके तो बच्चों के स्कूल ड्रेस,
कपड़े, मिठाइयाँ, पशुपालन, ये सब चीज़ें, और गैस पाइपलाइन या गैस एजेंसी, फैब्रिकेशन, लोहा, हार्डवेयर, सीमेंट, पत्थर, टाइल्स, ग्रेनाइट वगैरह, ये सब काम आपकी कुंडली में बढ़िया बनेगा। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर खाने पीने, ड्राई फ्रूट का काम, इसमें से कोई भी उठा लेंगे आपको बढ़िया चल जाएगा। और नौकरी कमजोर है, नौकरी ज़्यादा अच्छी है, ये कुंडली नौकरी वाली है। व्यापार इस कुंडली का सामान्य ही चलेगा। इसके साथ साथ मन में बेचैनी और परेशानी रहती है और व्यक्ति कई बार निर्णय लेने में परेशान होता है क्योंकि चंद्रमा के ठीक सामने बुध बैठे हैं, ये थोड़ा गड़बड़ करते हैं। दाम्पत्य में जो परेशानी आएगी वो क्यों आएगी? क्योंकि जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा के ठीक सामने शुक्र बैठे हैं, इस वजह से कई बार दाम्पत्य में छोटी मोटी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। तो ये है, कंसंट्रेशन गड़बड़ है, निरंतरता नहीं है, मन भटकाव में रहता है, लगातार आप काम नहीं कर पाते, मन उचट जाता है। शिव जी की पूजा करिए, गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। मांसाहार खाना मतलब अपनी एड़ी स्वयं खाना, अपना मांस खुद पका के खाना नुकसान करेगा। भस्म लगाइए, सफ़ेद चंदन भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो देवी मैया के देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन करें। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करें। करियर, इस कुंडली में काम में मन लगेगा और प्राप्त भी लगभग आप कर ही जाएंगे। संतति का सुख इस कुंडली में सामान्यतः ठीक देख रहा हूं। व्यय आपका ठीक है, बहुत ज्यादा व्यय गड़बड़ नहीं है। कोई भी शुभ कार्य करना हो शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में और बुध की दशा के साथ शुक्र की दशा में सामान्यतः कर सकते हैं। कमजोर होए आपकी कुंडली में मानसिक रूप से चंद्रमा, कुछ हद तक आपकी कुंडली में शनि भी थोड़े बहुत कमजोरी से परिणाम देते दिख रहे। मैंने जैसे कि चर्चा की है, क्या करेंगे वो, ये बातें हैं। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 9 रहेगा। शुभ रंग सफेद और नीला, आसमानी रंग बहुत अच्छा है। नक्षत्र चित्रा, दान करने के लिए अश्विनी, पुष्य, उत्तरा, फाल्गुनी, पुनर्वसु, भरणी, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। मित्रता आपकी कुंडली में अगर करें तो कर्क और तुला वालों से, मिथुन और तुला वालों से, धनु वालों से भी कर सकते हैं। शत्रुता न करें मेष, सिंह और मकर वालों से। भवन के लिए अगर बात करते हैं तो उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं जिसका फ्रंट उत्तर की तरफ हो। ये इतनी सारी चीजें हैं। दशमांशा चक्र में व्यापार में थोड़ा बहुत दिलचस्पी, मतलब व्यापार में जो नुकसान हो रहा है वो इसी गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि के कारण, लग्न में मंगल और केतु के कारण हो रहा है। जो आपको अभी तक मिला है, जो विद्या बुद्धि विवेक और जो आपने नाम अर्जित किया है, वो इसी बुध के कारण किया है। मतलब व्यापार के लिए बुध दशमांशा चक्र में अच्छे बन रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा शनि की राशि में, शनि नीच के बैठे हैं, इस वजह से चंद्रमा के पास बल थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस कारण से भी व्यापार में थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है। पर वैसे आपकी कुंडली में आपकी जो आत्मा है वो चंद्रमा 30 अंश के बैठे हैं और दृष्टिकाण चक्र के आधार पर वो आपकी आत्मा को पितरलोक से लेते हुए, पितरलोक से आपकी आत्मा आई और जाने की स्थिति में देख रहा हूं तो देवलोक में जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से खूब धर्म करिए, खूब नाम जपिए, भगवान के नामों का स्मरण करिए, है ना। ये सब चीजें आपको बहुत फायदा देंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।